को लेकर ना बार बार ऐसा आ रहा है कि ये 300 हो जाएगा, लेकिन ये शेयर चल तो रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं चल रहा, लेकिन ये उतनी स्पीड से नहीं चलता। ये इसके डीएनए वाली प्रॉब्लम है या क्या है इसकी प्रॉब्लम? ये इतनी स्पीड से क्यों नहीं चल रहा ओएनजीसी? देखिए, ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है मेरे ख्याल से आई मीन अ, ये ये ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो क्रूड के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? और चूँकि जब से गवर्नमेंट ने आई मीन जो क्रूड ये विंडफॉल गेन टैक्सेस लगाए हैं आई मीन ये एक इन अपस्ट्रीम कंपनियों के ऊपर, तब से आप देखिए कि ओएनजीसी में पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हुए भी उतनी आई मीन शार्प आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर पीएसयूज़ नहीं आई है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि जब बेनिफिट लेने का टाइम होता है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट आई मीन रेगुलेशंस आ जाते हैं कि कंपनी के लिए, तो जिसके जो मुझे सबसे बड़ा हर्डल लगता है इस कंपनी के लिए। बट ओवरऑल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैल्यूएशन नज़रिए से देखें, डिविडेंड यील्ड से देखें, तो सब लिहाज से देखें तो ये स्टॉक एक वैल्यू बाइंग के क्षेत्र में परफेक्ट बैठता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में देखना चाहिए। बट येस थोड़ा व्यू लंबा रखकर देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पीएसयू काउंटर्स की बात हो रही है, एक बार कोल इंडिया पे भी बात कर लेते हैं। कल हम आपको याद होगा हम शो के दौरान हाईलाइट कर रहे थे कैसे गिरावट का शिकार हो रहा था। कौन कॉल चल रही थी कोल इंडिया पे, जहां पे प्रोडक्शन कट 2024 वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रोडक्शन कट देख रही है मैनेजमेंट। ऐसी फर्स्ट कमेंट्री आई थी, पर जो कॉन कॉल थी काफ़ी लंबे समय तक चली और उसको लेकर कई सारे ब्रोकरेजेस ने नोट्स भी निकाले। तो दोनों ही चेक ले लेते हैं, एक फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल फ्रंट पे आज क्या करना चाहिए कोल इंडिया पे। सबसे पहले विनोद, कल की जो गिरावट थी कोल इंडिया पे, जब कॉन कॉल के बाद और कमेंट्रीज आई, ये सामने आया कि जी हाँ, ई ऑक्शंस के जो प्रीमियम है वो ज़रूर घटे हैं, पर वॉल्यूम्स का सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। क्योंकि कोल इंडिया एक अच्छा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है, पर अभी भी कई सारे एनालिस्ट मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए मजबूत ट्रिगर्स फिलहाल मौजूद हैं। आपको कैसे लगता है कोल इंडिया फिलहाल प्लेस्ड, और क्या इस गिरावट में लंबे समय के निवेशकों को फिर से एंट्री लेनी चाहिए? जी हाँ, कोल इंडिया में हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, गिवन द फैक्ट कि आई मीन डेफिनिटली ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर देखें तो 2 क्वार्टर में जो कोल इंडिया की ओवरऑल अर्निंग्स बूस्ट था, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था ई ऑक्शन प्रीमियम के। अभी जो ई ऑक्शन प्रीमियम जो है अभी 147% वाला लगभग 47% हो गया है। तो सीक्वेंशियली मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, स्टॉक इतना चलने के बाद भी वैल्यूएशन ठीक-ठाक लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई ये जो थर्मल पावर क्षेत्र है, जो वहाँ पे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 78 टू 80 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होगी, जो कहीं न कहीं दिखाता है कि कोल इंडिया का जो वॉल्यूम है दैट शुड कंटिन्यू टू गेट सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन। वॉल्यूम की जहाँ बात है 1000 मिलियन टन की वॉल्यूम वो अभी भी इंटैक्ट है कंपनी का गाइडेंस मेरे ख्याल से। और जैसे मैंने बोला डिविडेंड यील्ड अभी भी देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड 6 से 7% के बीच में आता है, जो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। और बहुत आप शायद कोई भी कंपनी को देखेंगे इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड में अभी आपको मिल रहा हो। तो ओवरऑल सब नज़रिए से मुझे लगता है कि कोल इंडिया एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़ोन में अभी भी फिट होता है मेरे ख्याल से। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट जोन में फिट होता है, पर छोटी अवधि में थोड़ी सी कंसर्न ज़रूर हैं। पर वैशाली, एक बार क्विकली आपसे चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे कोल इंडिया पे। कल की एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रिजेक्शन 480 के स्तरों से, कैसे देख रही हैं आप? आज कमज़ोर मार्केट में ये थोड़ा और कमज़ोर हो सकता है क्या? कोई ट्रेड, फ्रेश ट्रेड यहाँ पे बनता है? तो इंडिकेटर्स थोड़ा एग्जॉशन जरूर दिखा रहा है एंड 480 485 वाज द रेजिस्टेंस। तो वो टारगेट बन चुके हैं। अगर 450 का सपोर्ट टिकता है तो बाउंस आ सकता है, बट अगर 450 लेवल्स टूटते हैं तो आई थिंक 430 की तरफ भी जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच। अगर लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है ये स्टॉक। ठीक है, तो आज भी वीकनेस देखने को मिल सकती है कोल इंडिया में। अगर लेवल्स टूटते हैं तो 430 की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी अपनाएं। पर आयुष, एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय लेनी है वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे कई लंबे समय से हम इस स्टॉक में कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि आज एक पॉजिटिव खबर आई है कि नॉर्वेजियन जाइंट इक्विनोर के साथ इन्होंने 15 साल के एलएनजी सप्लाई के लिए डील साइन की है। एक पॉजिटिव खबर है, बट इतने लंबे समय की गिरावट को क्या इन स्तरों पे एक एग्जॉस्ट होने के आपको चांसेस दिख रहे हैं? क्या 500 के स्तर के आसपास एक अच्छा मौका है इसमें निवेश के लिए, या बचने की सलाह देंगे आप इसमें?
दीपक फर्टिलाइजर की बात करें तो कल फर्टिलाइजर बैंक मिड कैप में काफी अच्छी रैली देखने मिली, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखा तो वीकली और मंथली चार्ट्स काफी नेगेटिव है। इस पर डेली चार्ट पे भी हमने 700 के लेवल से काफी इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी है। मुझे लगता है अगर किसी को यहाँ से लेना तो एक रिस्की ट्रेड होगा। अगर फिर भी किसी को रिस्की ट्रेड लेना तो 480 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। इसमें जो आपका फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 525 का बन के आएगा, लेकिन तो जो जो डॉग पे के जो ट्रेडर्स है तो मेरी तरफ से अवॉइड की राय रहेगी। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उससे पहले एक काम करते हैं, फटाफट से कुछ ब्रेकआउट वाले शेयर्स भी ले लेते हैं। एक बार वैशाली आप जरा चेक करेंगे, नोसिल मैंने अभी निकाला है, नोसिल क्या ठीक लग रहा है क्या शेयर? ये आज बढ़िया चल सकता है क्या? मैं आज और कल 2 दिन के लिए नोसिल में बैटिंग करना चाहता हूँ, जरा एक बार जरा देख के बताएं आप। यस, नोसेल में एक्चुअली काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, ब्रेकआउट भी आ चुका है एंड वॉल्यूम के साथ हुआ है। सो आई थिंक इट इज वेरी कन्विंसिंग और मुझे लग रहा है दैट ये स्टॉक जा सकता है यहाँ से 320 तक। सो 275 का सपोर्ट एंड 320 का टारगेट। सो नोसेल लुक्स वेरी पॉजिटिव टू मी। ठीक है, एक दूसरा शेयर भी आपको ही चेक करना होगा, शेयर का नाम है जीएमआर इंफ्रा। मैं थोड़ी पोजिशनली रखूंगा, मैंने इसके मंथली चार्ट चेक किए इसलिए मैं पोजिशनली रखना चाहता हूं। तो जीएमआर इंफ्रा भी इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा रखूंगा इसको वैशाली। हम देख रहे हैं दैट इसमें ये स्टॉक लगातार तेजी ही दिखा रहा है। देयर इज नो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द वोलेटिलिटी, ये स्टॉक एकदम स्टेडी मूव है। तो आई थिंक 88 का सपोर्ट जो नियर टर्म का एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है और 93 को ये क्रॉस करता है तो 96 98 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। तो मेरा भी व्यू पॉजिटिव है और हम भी ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किरण कि क्या कुछ रणनीति रखते हैं आप मेटल काउंटर्स पे? देखिए कुछ जो ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं कि जो चाइना की रीओपनिंग के बाद, जो लूनर न्यू ईयर होता है उसके बाद जो है जो रीओपनिंग हुई वो बहुत उत्साहजनक नहीं हुई और उसके बदले हम देखें मार्केट्स में तो थोड़ी गिरावट है ही, साथ ही मेटल काउंटर्स भी थोड़े से लुढ़कते हुए नजर आए हैं। आयरन और एल्यूमिनियम यहाँ पे हम गिरावट देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। क्या आपको लगता है कि इंडियन मेटल काउंटर्स भी थोड़े फोकस में रह सकते हैं? हालांकि डॉलर इंडेक्स में बहुत बदलाव नहीं है, बट जिस तरीके की कमजोरी हमने हिंडाल्को, टाटा स्टील इन सब में देखी या सुस्तपना देखा हाल फिलहाल के दिनों में, क्या इनमें कुछ नजर रखनी चाहिए? सो दो चीजें हैं इसमें। एक तो चाइनीज मार्केट जिस तरह से ओपन हुए वहां पे इतना अट्रैक्शन नहीं है। दूसरी तरफ हमने डॉलर इंडेक्स की बात की तो जिस तरह से यूएस मार्केट के अंदर फिर से हम रेट कट की बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे चलते हुए डॉलर इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म राइज देखा था जिसकी वजह से मेटल काउंटर में वो नेगेटिव रेप्लिकेट हुआ था। अब वापस सब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट लिया है। मेटल इंडेक्स ने एक बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक्स बना के 7800 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेके वापस काउंटर 8000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये काउंटर 7800 के ऊपर है मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है तो दो स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं, एक है टाटा स्टील और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। जब तक ये 135 के ऊपर है तब तक कोई भी डिप आए हमें लॉन्ग करना चाहिए। 135 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप शॉर्ट टर्म में 155 से 160 तक के टारगेट देख सकते हो। तो अगर 2 से 3 महीने का किसी का व्यू पॉइंट है तो डेफिनेटली आप टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 780 का एक स्टॉप लॉस रखे जेएसडब्ल्यू स्टील में भी। 820 के आसपास की क्लोजिंग की कोई भी गिरावट आती है या करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 780 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस ऊपर में 860 से 870 के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 काउंटर्स मेटल स्पेस से जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। और पर आयुष, एक बार आपसे फार्मा काउंटर ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहेंगे। देखिए कल हमने कई सारे फार्मा नामों को हाईलाइट किया था। बायोकॉन, डिम्पी जी सुबह से ही हाईलाइट कर रहे थे, करीब 4 से 5% की वहाँ पे हमने एक समय पे तेज़ी आती हुई देखी। साथ ही वोकहार्ट फार्मा में भी एक अच्छा एक्शन था। पर आज ग्लेनमार्क फार्मा पे क्या व्यू बन रहा है? अच्छे नतीजों के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। सबसे लेटेस्ट एचएसबीसी की रिपोर्ट है, रेटिंग अपग्रेड करके बाय रेटिंग कर दी है और टारगेट प्राइस बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया है। अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है ये काउंटर, 20 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। क्या ये मौका है फिर से लॉन्ग पोजिशंस में एंटर करने का या थोड़ा सा बचने का आप सलाह देंगे?
ग्लेनमार्क की अगर हम बात करते हैं, इसने लोअर लेवल से जो उसका 770 का लेवल्स था, तकरीबन 15 फेब को वहां से इसने अपनी रैली स्टार्ट की, जो ऊपर स्टॉक में 890 तक लेके गया। वहां से थोड़ी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखी और स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का कल सपोर्ट लिया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग रखी है। तो एज लॉन्ग एज जो 50 डे मूविंग एवरेज है क्लोजिंग बेसिस पे 859 का है, वो ब्रेक नहीं करता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें जब ऊपर के टारगेट देखते हैं, वो ऊपर में 920 तक के देख सकते हैं, जो कि एक पुराना स्विंग रेजिस्टेंस भी है और एक बॉलिंग का बैंड का रेजिस्टेंस भी है। तो तकरीबन 80 रुपए, सॉरी तकरीबन 60 रुपए तक की तेजी इसमें हम और देखते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 840 का रखना है। ठीक है। मिंडा कॉर्प पे एक खबर आई कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने करीब 43 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। एक बार चेक करेंगे आप किरण, ये जो मिंडा कॉर्प है, जरा जल्दी से बताइएगा, फिर बहुत सारे शेयर्स हैं मिंडा कॉर्प। सो मिंडा कॉप की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है। कैंडलस्टिक इतनी हेल्दी नहीं है, तो कोई भी गिरावट पे हम बाई करेंगे। 420 410 अपना एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 390। तो 390 के स्टॉप लॉस पे गिरावट पे बाई करेंगे। 460 तक के टारगेट में देखने को मिलता है। ठीक है विशाली, ये पावर ग्रिड पे क्या करना चाहिए? बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं हम तो इस पे आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 315 का टारगेट है। वो कैपेक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। 315, अभी शेयर है 276, करीब करीब 40 रुपए है इसमें चलने के लिए गुंजाइश। एक बार आपका व्यू चाहिए। सो ये ऑफ कोर्स इट इज अ नो ब्रेनर एक्चुअली, जिस तरह हम देख रहे हैं एक तरफ ही चला है। फिर भी जैसे कि ओवरबॉट तो जरूर है, वीकली चार्ट में देख रही हूँ, लेकिन डेली में एक राउंड ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो मैं कहूंगी 260 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जिस तरह से रेगुलर वॉल्यूम और अच्छे से हो रहा है, 285 का रेजिस्टेंस। विशाली, एक शेयर जरा आप चेक करना, जीआईसी हाउसिंग, और उसके बाद फिर मैं विनोद मोदी से क्वेश्चन और लूंगा। जीआईसी हाउसिंग आप चेक कर लो। सो जीआईसी हाउसिंग फिलहाल आई थिंक थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और कल की भी जो कैंडल थी वो इतनी कन्विक्सिंग नहीं है। सो आई वुड से दैट ये स्टॉक कंसोलिडेट ही करता रहेगा अराउंड 225 टू 250 लेवल्स। 252 253 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, एंड इन ऑल लाइकलीहुड ये ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 80 टू 90 लेवल्स। सो ये फिलहाल ये रेंज है, चेक द रेंज। 225 टूटता है तो फर्दर वीकनेस, 252 के ऊपर एक स्ट्रेंथ दिखेगी और हम ग्रेजुअल टारगेट्स देख सकेंगे 275 टू 285। ठीक है विनोद मोदी, आईओसी पे आपका कन्विक्शन अभी भी हाई है? ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी हाई कन्विक्शन है अभी भी आपका? आईओसी, बीपीसीएल, आई मीन ये सब जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, डेफिनेटली अभी तक जिस हिसाब से देखें तो काफी अच्छा ठीक ठाक चली है स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो रिसेंटली एफएम का जो कमेंट्री आया था कि भाई उन्हें जितने भी पीएसयू जो स्टॉक है उनके वैल्यूएशन अभी भी काफी आई मीन अंडर वैल्यूड लगते हैं, तो दे आर फोकसिंग मच ऑन द आई मीन द बिजनेस मॉडल्स एंड द वैल्यूएशन पार्ट। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसा तो नहीं करेगी जिससे कंपनी को बिजनेस मॉडल या प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ बड़ा हिट हो। बट यस, इलेक्शन से पहले का जो रिस्क है, मुझे लगता है अभी भी वो रिस्क बरकरार है। स्टॉक्स काफी ठीक ठाक रैली किए हैं, जीआरएम में अच्छी खासी आई मीन इंप्रूवमेंट देखी गई थी तीसरा क्वार्टर में। दो अभी ये फोर्थ क्वार्टर का जीआरएम में उतनी अच्छी थोड़ा ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉडरेशन दिखा हुआ, जिसका इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर में आएगा। मुझे ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी आई मीन थोड़ा प्रॉफिट बुक के इन कंपनियों में थोड़ा बहुत करना चाहिए। ठीक है, बीएल कश्यप पे भी एक टेक ले लेता हूँ, काफ़ी सारे लोग उसके बारे में पता करना चाहते हैं। बीएल कश्यप टेक्निकली एक बार जरा चेक करवाते हैं, 78 रुपये के आसपास चल रहा है। किरण सर एक बार आप चेक करेंगे बीएल कश्यप। सो बीएल कश्यप का डेली चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुका है। काउंटर अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से लेना चाहिए। नीचे में जो हमें दिख रहा है तो एज ऑफ नाउ 70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें बाई करना चाहिए। और जिस तरह के मंथली और वीकली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस आप 95 99 तक के टारगेट देख सकते हो आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। वैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 70 के स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग की सलाह देंगे बीएल कश्यप के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बीएल कश्यप पे पॉजिटिव